नमस्कार। आज हमारे पास सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए अर्थशास्त्र के बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। जी। हमारा मकसद इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आसान भाषा में समझना है, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र का परिचय और अर्थव्यवस्था के प्रकार। बिल्कुल। किसी भी देश को समझने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को समझना बहुत जरूरी होता है। और नोट्स के हिसाब से देखें तो दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, मैंने भी इनके बारे में पढ़ा है। एक तरफ जहां सब कुछ मुनाफे के लिए होता है और दूसरी तरफ जहां सब कुछ समाज के लिए। ये दोनों तो बहुत ही एक्सट्रीम लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका एक ही मंत्र है, लाभ कमाना। प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट। यहाँ क्या बनेगा, कितना बनेगा और किस दाम पर बिकेगा, ये सब कुछ बाजार तय करता है, सरकार नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका ही होगा, है ना? बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण है अमेरिका। और दूसरा एक्सट्रीम? वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि समाज का कल्याण, सोशल वेलफेयर होता है। अच्छा। यहाँ ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है, ताकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो सब तक पहुंच सकें। तो फिर भारत जैसी अर्थव्यवस्था कहाँ फिट होती है? हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाते हैं? यहीं पर तीसरा प्रकार आता है, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से ही लग रहा है कि ये बीच का रास्ता है। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बीच का रास्ता है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण होते हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनियां लाभ के लिए भी काम करती हैं और सरकार समाज कल्याण के लिए भी। भारत इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है। इसी से जुड़ा एक और वर्गीकरण है विकास के आधार पर। अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। ये एक तरह की यात्रा है ना? बिल्कुल, ये एक आर्थिक यात्रा है। कोई भी देश अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड से शुरू करके विकासशील यानी डेवलपिंग बनता है, और फिर उसका अंतिम लक्ष्य होता है विकसित देश बनना। हाँ बिल्कुल, विकसित यानी डेवलप्ड देश बनना। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो विकासशील से विकसित बनने की यात्रा पर है। ये तो एकदम साफ हो गया। चलिए अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों यानी सेक्टर्स पर आते हैं। ये हमेशा से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमें एक ब्रेड बनानी है। ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए? गेहूं। तो जो किसान गेहूं उगा रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। अच्छा। ये वो क्षेत्र है जो सीधे प्रकृति पर निर्भर है, जैसे कृषि, मछली पकड़ना या खदान से कोयला निकालना। और यहाँ काम करने वाले लोगों की जॉब को एक खास नाम दिया गया है ना? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब। अच्छा, तो जो सीधे जमीन से जुड़ा है वो प्राइमरी। अब गेहूं का क्या होगा? अब वो गेहूं जाएगा एक फैक्ट्री में जहां उसकी ब्रेड बनेगी। ये फैक्ट्री द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। ये क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के कच्चे माल का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाता है, इसीलिए इसे विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। लोहा, इस्पात, कपड़ा, गाड़ियां सब इसी में आता है। इसे देश की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मैंने पढ़ा है। हाँ, क्योंकि ये किसी भी देश के औद्योगिकरण की रीढ़ होता है। और यहाँ काम करने वालों की जॉब कहलाती है ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, किसान ने गेहूं उगाया, फैक्ट्री ने ब्रेड बनाई। अब ये ब्रेड हम तक कैसे पहुंचेगी? यहीं पर आता है तृतीय क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, सर्विसेज। हाँ, वो दुकान जहां से आप ब्रेड खरीदेंगे वो इसी क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें कोई नई चीज बनती नहीं बल्कि सेवाएं दी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डॉक्टर, टीचर। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट भी। और यहाँ काम करने वालों की जॉब है व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब्स। तो ये 3 तो एकदम क्लियर हो गए। हाँ। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि रेड, ब्लू और व्हाइट कॉलर जॉब्स सीधे तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जुड़े हैं। ये 3 क्षेत्र तो क्लासिक डिवीजन हो गया, खेती, फैक्ट्री और सर्विसेज। लेकिन आज की जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, क्या सिर्फ ये 3 काफी हैं? मुझे लगता है नोट्स में इसी वजह से कुछ नए सेक्टर्स भी जोड़े गए हैं। बिल्कुल सही।
आज की दुनिया ज्ञान और सूचना पर चलती है। इसीलिए चौथा क्षेत्र है चतुर्थक क्षेत्र, यानी क्वाटरनरी सेक्टर। इसे ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, इसे ज्ञान क्षेत्र या नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। इसमें वो सभी गतिविधियां आती हैं जो ज्ञान पर आधारित हैं, जैसे वैज्ञानिक रिसर्च, आईटी, शिक्षा और यहाँ तक कि सरकार भी। और पांचवा क्षेत्र, उसमें तो गोल्ड कॉलर जॉब का जिक्र है। ये तो सुनने में ही बहुत हाई लेवल लग रहा है। हाँ, ये सबसे ऊंचे स्तर का है। क्विनरी क्षेत्र यानी क्विनरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं और नए आइडियाज पर काम करते हैं। जैसे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो गए। बिल्कुल, सीईओ, टॉप सरकारी अधिकारी, बड़े वैज्ञानिक, ये सब गोल्ड कॉलर पेशेवर हैं। इन्हें गोल्ड कॉलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके निर्णय पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। अब नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, जीडीपी में योगदान और रोजगार में हिस्सेदारी को लेकर। यहाँ दो उल्टे तीर बने हैं। और ये विरोधाभास, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सबसे बड़ी सच्चाई और चुनौती दोनों है। अच्छा। पहला है जीडीपी में योगदान। यहाँ तीर ऊपर की तरफ है, तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र के लिए। इसका मतलब है कि देश की कमाई में सबसे ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। सबसे ज्यादा हिस्सा। और तीर नीचे है प्राथमिक क्षेत्र के लिए, जिसका मतलब सबसे कम योगदान खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों का है। अरे, ये तो बड़ा उल्टा हिसाब है। मतलब जो सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, वो सबसे कम लोगों को काम दे रहा होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। दूसरा तीर है रोजगार में हिस्सेदारी का, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। कैसे? यहाँ तीर ऊपर की ओर है प्राथमिक क्षेत्र के लिए, जो दिखाता है कि आज भी भारत में सबसे ज्यादा लोग खेती किसानी में ही लगे हैं। और सबसे कम लोग फिर सर्विस सेक्टर में होंगे? बिल्कुल। तीर नीचे है तृतीय क्षेत्र के लिए, यानी सर्विस सेक्टर सबसे कम लोगों को रोजगार देता है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारी ज्यादातर आबादी कम उत्पादकता वाले कामों में लगी है, जिससे उनकी आय कम रहती है। असली विकास तब होगा जब हम इस आबादी को कृषि से निकालकर ज्यादा उत्पादक सेक्टर्स में रोजगार दे पाएंगे। तो एग्जाम के लिए विरोधाभास याद रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र देता है। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के ये अलग अलग क्षेत्र मिलकर देश के लिए वैल्यू बनाते हैं। लेकिन इस पूरी वैल्यू को हम नापते कैसे हैं? हम कैसे कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है? यहीं पर एंट्री होती है नेशनल इनकम की, जिसमें सबसे पहले हम जीडीपी को समझेंगे। हाँ, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे कॉमन पैमाना है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी किताबी परिभाषा है किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसमें देश की सीमाओं के भीतर और अंतिम वस्तुएं, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं। बहुत ज्यादा। देश की सीमाओं के भीतर का मतलब है कि उत्पादन किसने किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई विदेशी कंपनी भी भारत में फैक्ट्री लगाकर कुछ बना रही है, तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। अच्छा। और अंतिम वस्तु का मतलब समझना तो और भी जरूरी है। मान लीजिए एक कार बनी, तो हम जीडीपी में सिर्फ उस कार की फाइनल कीमत जोड़ेंगे, ना कि उस कार में लगे टायर, स्टील और शीशे की। क्यों? क्योंकि उन सब की कीमत कार की फाइनल कीमत में पहले से ही शामिल है। अगर हम उन्हें अलग से जोड़ेंगे तो गिनती दोहरी हो जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी मतलब देश की बाउंड्री के अंदर का कुल प्रोडक्शन। तो फिर जीएनपी इससे कैसे अलग है? जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, में फोकस बाउंड्री से हटकर नागरिकों पर आ जाता है। नागरिकों पर? हाँ, इसकी परिभाषा है देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो भारत की जीएनपी में जुड़ेगा, जीडीपी में नहीं। तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा? हाँ, इसका सीधा फॉर्मूला है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, NFIA। ये विदेश से शुद्ध कारक आय वही है जो भारतीयों ने बाहर से कमाकर भेजा और जो विदेशियों ने यहाँ से कमाकर अपने देश भेजा, उसका अंतर। अच्छा। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जीडीपी जगह यानी लोकेशन से जुड़ी है और जीएनपी लोगों यानी सिटीजन से। जीडीपी और जीएनपी तो समझ आ गया, लेकिन नोट्स में एनडीपी और एनएनपी भी हैं। ये नेट या शुद्ध का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं।
सोचिए जीडीपी एक कारखाने के कुल उत्पादन की तरह है, लेकिन उस उत्पादन को करने में मशीनें घिसती भी तो है। हाँ बिल्कुल, उनकी कीमत कम होती है। बस इस घिसावट को अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास कहते हैं। अच्छा, तो जब हम कुल उत्पादन में से इस घिसावट को हटा देते हैं तो हमें असली शुद्ध उत्पादन मिलता है। बिल्कुल, बस यही एनडीपी है। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी मूल्यह्रास। ये अर्थव्यवस्था की ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। और एनएनपी भी इसी तरह होगा? जी हाँ, ठीक इसी तरह। जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका फॉर्मूला है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी मूल्यह्रास। तो ये एक आसान ट्रिक हो गई याद रखने की। हाँ, इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि नेट या शुद्ध शब्द का मतलब हमेशा ग्रॉस में से घिसावट या मूल्यह्रास को घटाना होता है। नोट्स में वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का भी जिक्र है। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक सेब के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2023 में देश में 100 सेब बने और एक सेब 10 रुपए का था। तो जीडीपी हुई 1000 रुपए। हाँ, ये हुई नॉमिनल जीडीपी। अब 2024 में भी 100 सेब ही बने, लेकिन महंगाई के कारण सेब 12 रुपए का हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 1200 रुपए। कागज पर तो लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई, लेकिन असल में उत्पादन तो उतना ही रहा। बिल्कुल, यहीं पर वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी काम आती है। इसमें हम कीमतों को एक पुराने साल, जैसे आधार वर्ष कहते हैं, पर फिक्स कर देते हैं। अच्छा, तो हम 2024 के 100 सेबों को भी 10 रुपए के हिसाब से ही गिनेंगे। इससे हमें पता चलता है कि असल में उत्पादन बढ़ा है या नहीं, मतलब महंगाई का असर हट जाता है। इसीलिए देश की तरक्की की सही तस्वीर हमेशा रियल जीडीपी ही दिखाती है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया उदाहरण था। नोट्स में कुछ नाम भी दिए हैं, साइमन कुजनेट्स और इरविंग फिशर। हाँ, ये जानना जरूरी है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट 1934 में साइमन कुजनेट्स ने दिया था, और मौद्रिक भ्रम यानी महंगाई की वजह से आय को बढ़ावा समझने की गलती, ये कॉन्सेप्ट इरविंग फिशर ने दिया था। और ये डेफ्लेटर का फॉर्मूला भी है। हाँ, अपस्फीति कारक का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी इनटू 100। ये महंगाई को मापता है। ये तो हो गए कॉन्सेप्ट की बातें, पर असल में सरकार जीडीपी गिनती कैसे है? नोट्स में 3 विधियों का जिक्र है। जी, 3 तरीके हैं। पहली है मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हम हर स्टेज पर कितनी वैल्यू बढ़ी उसे जोड़ते हैं। अच्छा, जैसे वो ब्रेड वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, जैसे किसान ने 10 रुपए का गेहूं उगाया, बेकर ने उसे 30 रुपए का आटा बनाया, 20 रुपए वैल्यू बढ़ी, और दुकानदार ने 50 रुपए की ब्रेड बेची, 20 रुपए और बढ़े, तो जीडीपी में 10 + 20 + 20 50 रुपए जुड़ेंगे। दूसरा तरीका आय से जुड़ा है। हाँ, दूसरी है आय विधि, इनकम मेथड। इसमें हम ये देखते हैं कि उत्पादन करने में लोगों ने कमाया कितना। इसमें कर्मचारियों की सैलरी, कंपनियों का मुनाफा, जमीन का किराया, ब्याज से हुई कमाई, इन सबको जोड़ लिया जाता है। सही है। आखिर किसी का खर्च, किसी की आय तो होती है। बिल्कुल। और तीसरी विधि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि देश में जितना भी उत्पादन हुआ है उस पर किसी न किसी ने तो खर्च किया ही होगा। इसका एक बहुत मशहूर फॉर्मूला है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, C + G + I + XM। जी हाँ, C + G + G + I + XM। यहाँ C है उपभोग, कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो खर्च करते हैं। G है सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। I निवेश हो गया। हाँ, I है निवेश, इन्वेस्टमेंट। और XM है शुद्ध निर्यात, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। वाह, मतलब पूरे देश के खर्च को जोड़ दो तो जीडीपी निकल आती है। इस पॉइंट को एग्जाम के लिए कैसे याद रखें? इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि व्यय विधि का सूत्र C + G + I + XM परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। चलिए अब राष्ट्रीय आय के बाद सरकारी बजट की संरचना पर आते हैं। ये फ्लो चार्ट देखने में काफी बड़ा और जटिल लग रहा है। इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसे घर के बजट की तरह समझिए। अच्छा, घर में कुछ पैसा आता है और कुछ खर्च होता है। वैसे ही सरकार के बजट के 2 मुख्य हिस्से हैं, रिसीट्स यानी सरकार की इनकम, और एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा। ठीक है, इनकम और खर्चा। जी। अब फ्लो चार्ट में इन दोनों को 2-2 हिस्सों में बांटा गया है,
राजस्व और पूंजीगत। बिल्कुल, यहीं पर पूरा खेल है। सबसे पहले इनकम यानी प्राप्तियों को देखते हैं। ये दो तरह की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स, और पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स। और खर्चा भी दो तरह का होता होगा। जी हाँ, खर्चा यानी व्यय, एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व और पूंजीगत में फर्क कैसे करें? नोट्स में लिखा है अक्सर और कभी-कभी। ये क्या है? यही सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। जो इनकम सरकार को बार बार और लगातार होती है वो राजस्व प्राप्ति है, जैसे टैक्स, सरकारी कंपनियों से मिला मुनाफा, ये सरकार की रोजमर्रा की कमाई है। अच्छा। और जो इनकम कभी कभार होती है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जैसे सरकार ने कोई अपनी पुरानी कंपनी बेच दी या आरबीआई से कर्ज लिया। ये रोज रोज नहीं होता। तो जो इनकम बार बार आए वो राजस्व और जो कभी-कभी आए वो पूंजीगत। बिल्कुल, इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है। प्राप्तियां तो समझ आ गई, लेकिन राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या मुख्य अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। इसे भी घर के बजट वाले उदाहरण से समझते हैं। घर चलाने के लिए जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे राशन, बिजली का बिल, ये सब राजस्व व्यय हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनसे घर में कोई नई संपत्ति तो नहीं बनती है, न ही देनदारी घटती है। तो फिर पूंजीगत व्यय क्या हुआ? घर में नया कमरा बनवाना? एकदम सही। जब आप घर में नया कमरा बनवाते हैं तो वो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे आपकी संपत्ति बनती है। तो सरकार के लिए ये हुआ? सरकार के लिए ये है नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनवाना या फिर पुराने कर्ज को चुकाना। इसमें या तो संपत्ति बढ़ती है या देनदारी घटती है। तो इसे एग्जाम के लिए कैसे याद रखें? इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पूंजीगत व्यय से देश की संपत्ति बनती है, जबकि राजस्व व्यय से देश चलता है। नोट्स में बजट से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। जी, ये सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बजट को वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तैयार करता है। 1921 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और फिर बाद में मिला दिया गया। हाँ, लगभग 95 साल बाद 2016 में विवेक देब्रॉय समिति की सिफारिश पर इसे फिर से आम बजट में मिला दिया गया। चलिए। किसी भी घर की तरह सरकार का भी एक बजट होता है, और मोटे तौर पर देखें तो दो ही बातें हो सकती हैं। हाँ। या तो कमाई खर्च से ज्यादा होगी, जिसे सरप्लस बजट कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है, जिसे बजट घाटा या डेफिसिट बजट कहते हैं। मतलब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो गया है। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि ये घाटा है कितना और किस तरह का है। इसे समझने के लिए ही अर्थशास्त्री इसे 4 अलग-अलग तरीकों से नापते हैं। अच्छा, तो पहला तरीका है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, सरकार के दो तरह के खर्चे और कमाई होती हैं। एक है रोजमर्रा की, जैसे कर्मचारियों की तनख्वाह देना, सब्सिडी देना, ब्याज चुकाना। इसे कहते हैं राजस्व। ठीक है। जब सरकार का रोजमर्रा का खर्चा उसकी रोजमर्रा की कमाई से ज्यादा हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। और दूसरा है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। हाँ, फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय के बीच का अंतर है। कुल आय मतलब? कुल आय मतलब राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां, लेकिन इसमें उधार से मिली रकम को शामिल नहीं करते। अच्छा, उधारी को छोड़कर। बिल्कुल। ये साफ साफ बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे चलाने के लिए असल में कितना उधार लेना पड़ेगा। समझ गई। ये सरकार की कुल उधारी की जरूरत को दिखाता है। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। इसे निकालने के लिए हम कुल उधारी यानी राजकोषीय घाटे में से पुराने कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज को हटा देते हैं। एक मिनट, ऐसा क्यों करते हैं? ब्याज क्यों हटाते हैं? ये जानने के लिए कि इस साल की सरकार ने कितना नया कर्ज लिया है सिर्फ अपने खर्चों के लिए। ब्याज का भुगतान तो पुरानी सरकारों के लिए गए कर्ज पर होता है। अच्छा। प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है कि मौजूदा सरकार अपने खर्चों पर कितना कंट्रोल रख पा रही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और चौथा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? इसका फॉर्मूला है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए दिया गया अनुदान। मतलब हम राजस्व घाटे में से ऐसे खर्च को हटा देते हैं जिससे कोई संपत्ति बनी हो। वाह! तो ये चारों घाटे असल में सरकार की माली हालत की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं।
वैसे इन सब बजट की बातों से एक मजेदार फैक्ट याद आया जो हमारे नोट्स में है। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है। बिल्कुल। और उनके बाद पी चिदम्बरम 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार। ये दिखाता है कि देश की आर्थिक दिशा तय करने में वित्त मंत्री की भूमिका कितनी अहम होती है। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर घाटे का एक सीधा फॉर्मूला है और राजकोषीय घाटा सरकार की उधार लेने की जरूरत को दिखाता है। एकदम सही। तो अब आते हैं अगले विषय पर, करादान यानी टैक्स। हाँ, टैक्स। मुख्य रूप से ये 2 तरह के होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, जैसा नाम से ही पता चलता है, इसका भुगतान आप सीधे सरकार को करते हैं। और इसका भार किसी और पर नहीं डाल सकते। हाँ, जिस पर ये टैक्स लगा है उसी को चुकाना होगा। और ये प्रगतिशील होता है, मतलब आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स की दर भी बढ़ती है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें सरकार को सीधा भुगतान नहीं होता और इसका भार दूसरों पर डाला जा सकता है, जैसे कोई दुकानदार इसे ग्राहक से वसूल कर सरकार को जमा करता है। एकदम। और ये प्रतिगामी होता है, मतलब ये सभी आय वर्गों पर समान रूप से असर डालता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था और इसे लागू करने वाला पहला राज्य असम था। सही। और जीएसटी से जुड़े फैसले लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 279A में है। इसमें 33 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष हमेशा देश के वित्त मंत्री होते हैं। हमारे नोट्स में कुछ और भी दिलचस्प टैक्स का जिक्र है, जैसे सरचार्ज और सेस। इनमें क्या फर्क है? सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, ये ज्यादा कमाने वालों पर लगाया जाता है। अच्छा। लेकिन सेस किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस का पैसा सिर्फ सफाई के कामों में ही इस्तेमाल हो सकता है। और एक है पिगोवियन टैक्स। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये उन गतिविधियों पर लगता है जिनसे समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर का भार ट्रांसफर नहीं होता, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल। तो अब आते हैं मांग और आपूर्ति पर। सबसे पहले, मांग या डिमांड क्या है? ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। किसी चीज को पाने की इच्छा, उसे खरीदने की क्षमता और उससे मिलने वाली संतुष्टि। सही। और इसे समझने के लिए मांग वक्र या डिमांड कर्व को देखते हैं। इसका ढलान ऋणात्मक होता है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ये दिखाता है कि मूल्य और मांग के बीच उल्टा संबंध है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। बिल्कुल। और इसका ठीक उल्टा है आपूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व। इसका ढलान धनात्मक होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ये मूल्य और आपूर्ति के बीच सीधा संबंध दिखाता है। जब कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी बढ़ती है। हाँ, और जब मांग वक्र और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को संतुलन या इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो कीमत होती है जिस पर खरीदार खरीदने को और विक्रेता बेचने को तैयार होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे गिफिन गुड्स, ये क्या चीज है? ये ऐसी गैर लग्जरी वस्तुएं होती हैं जैसे अनाज या नमक। इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। और दूसरा अपवाद है वेबलिन गुड्स। हाँ, ये लग्जरी वस्तुएं हैं जैसे आईफोन या ऑडी कार। इनकी कीमत बढ़ने पर इन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिससे इनकी मांग भी बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि डिमांड कर्व नीचे की ओर जाता है, यानी D फॉर डाउनवर्ड, और सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाता है, यानी S फॉर स्काईवर्ड। बहुत बढ़िया तरीका है ये याद रखने का। अगला कॉन्सेप्ट है मांग की लोच या इलास्टिसिटी। इसमें सबसे पहले है मूल्य लोच। प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ, ये मापता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। इसका सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन को मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देना। सही। और आमतौर पर इसका मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि कीमत और मांग का संबंध उल्टा होता है। अब मूल्य लोच के प्रकार देखते हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। इसमें मूल्य में मामूली बदलाव से मांग में अनंत बदलाव आ जाता है। इसका ग्राफ एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। दूसरा है अपेक्षाकृत लोचदार मांग। इसमें मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन से अधिक होता है। तीसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें मूल्य में बदलाव से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
जैसे जीवन रक्षक दवाएं। एकदम सही। इसका ग्राफ एक सीधी खड़ी रेखा होती है। और चौथा है अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग, जिसमें मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन से कम होता है। लोच का एक और प्रकार है मांग की आय लोच या इनकम इलास्टिसिटी। हाँ, ये मापता है कि किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। इसमें सीधा संबंध है, जब आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि लोच का मतलब है कि कीमत या आय में बदलाव का मांग पर कितना असर पड़ रहा है। चलिए अब बाजार के अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। पहला है एकाधिकार या मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक का राज। हाँ, इसकी विशेषता है कि इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है और बाजार में किसी और के लिए प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय रेलवे। बिल्कुल। दूसरा है अल्पाधिकार या ओलिगोपोली। इसमें कुछ ही बड़े आपूर्तिकर्ता होते हैं, लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं। इसका उदाहरण है भारत का टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कुछ ही कंपनियां हैं। सही पकड़ा। तीसरा प्रकार है एकाधिकार प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे खरीदार होते हैं, लेकिन उनके उत्पाद एक जैसे होते हुए भी उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे ब्रांडिंग का या क्वालिटी का। इसके उदाहरण हैं टूथपेस्ट या कपड़े बनाने वाली कंपनियां। एकदम सही। और चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन। इसमें बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे खरीदार होते हैं, सभी एक जैसा उत्पाद बेचते हैं। इसका उदाहरण है कृषि उत्पाद, जैसे सब्जी मंडी। हाँ, इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि विक्रेताओं की संख्या के आधार पर बाजार को बांटा गया है। मोनोपोली में एक, ओलिगोपोली में कुछ और बाकी दोनों में बहुत सारे। बहुत अच्छे। हमारा अगला महत्वपूर्ण विषय है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इसकी परिभाषा है समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी। आसान भाषा में कहें तो महंगाई। इसका सीधा मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत में कमी आ जाती है। बिल्कुल, उतने ही पैसों में अब आप पहले से कम सामान खरीद पाते हैं, और इसमें एक पक्ष को फायदा होता है, वो है उधार लेने वाला। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब वो पैसा लौटाता है तो उस पैसे की कीमत कम हो चुकी होती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर ये महंगाई आती क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है मांग जनित। ये तब होता है जब मांग आपूर्ति से बहुत अधिक हो जाती है। और दूसरा है लागत जनित। कॉस्ट पुश। हाँ। जब उत्पादन की लागत जैसे कच्चा माल या मजदूरी बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। और तीसरा है आपूर्ति पक्ष। हाँ, जब किसी कारण से बाजार में सामान की आपूर्ति में कमी आ जाती है, तब भी महंगाई बढ़ती है। तो सरकार को कैसे पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है? इसे मापने के 2 मुख्य सूचकांक हैं। पहला WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक। ये थोक स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। और दूसरा है CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये खुदरा स्तर पर यानी जो कीमत हम और आप चुकाते हैं उसमें बदलाव को मापता है। इसका आधार वर्ष 2012 है। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CPI का उपयोग करता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि WPI थोक बाजार के लिए है और CPI आम उपभोक्ता के लिए, और RBI हमेशा CPI पर नजर रखता है। बिल्कुल। अब मुद्रास्फीति को उसकी दर के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पहली है क्रीपिंग या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जो 3 से 4% होती है। फिर आती है वॉकिंग या चलती हुई मुद्रास्फीति, जो 4 से 10% होती है। इसके बाद है रनिंग या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जो 10 से 20% होती है। जब ये और तेज हो जाए तो उसे गैलोपिंग या सरपट मुद्रास्फीति कहते हैं, और जब ये 100% से भी ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपर या अति मुद्रास्फीति कहते हैं। हाँ, जो पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। अब इससे जुड़ी कुछ और अवधारणाएं हैं। एक है अवस्फीति या डिसइन्फ्लेशन। इसका मतलब महंगाई की दर का कम होना है, महंगाई का खत्म होना नहीं। सही, जैसे महंगाई 10% से घटकर 7% हो जाए। दूसरा है अपस्फीति या डिफ्लेशन। इसमें कीमतों का सामान्य स्तर गिरने लगता है। ये मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है स्फुति जानित मंदी
या स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये तब होती है जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ने लगती हैं। इसी से जुड़ा है फिलिप वक्र या फिलिप्स कर्व। ये ग्राफ मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है, यानी जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। लेकिन ध्यान रहे, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां दोनों एक साथ बढ़ रहे होते हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि फिलिप वक्र एक उल्टा संबंध दिखाता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। बिल्कुल सही। हमारा आखिरी विषय है बेरोजगारी के प्रकार। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका कारण है कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं का बेमेल होना। स्किल्स मिसमैच। हाँ, ये ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के बीच का समय होता है। ये भी शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हाँ, तीसरा प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसका मतलब है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोगों का लगा होना। अगर कुछ लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर कृषि में पाई जाती है। बिल्कुल, यहाँ शून्य सीमांत उत्पादकता होती है। चौथा है चक्रीय बेरोजगारी। इसका कारण आर्थिक उतार चढ़ाव या मंदी है। और पांचवा है मौसमी बेरोजगारी, जिसका कारण मांग में मौसमी बदलाव है, जैसे कृषि क्षेत्र में। सही। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, जैसे संरचनात्मक का कारण स्किल मिसमैच और चक्रीय का कारण मंदी। हम आरबीआई की पैदाइश से लेकर आज के बैंकिंग के सफर को एक एक करके डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत के सबसे बड़े बैंक से, जो असल में एक बैंक नहीं बल्कि बैंकों का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इसकी स्थापना की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ कि हमें एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ गई? इसकी कहानी आज़ादी से भी पहले शुरू होती है। साल 1926 में अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था। हिल्टन यंग कमीशन। जी बिल्कुल, हिल्टन यंग कमीशन। उस कमीशन ने पहली बार ये कहा कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल कर सके। अच्छा, तो ये आइडिया सबसे पहले 1926 में आया, लेकिन आइडिया से हकीकत बनने में तो मतलब समय लगा होगा। हाँ, करीब 9 साल लग गए। कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया। ओके। ये वो कानून था जिसने आरबीआई को बनाने का रास्ता साफ किया, और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। और इसका हेडक्वार्टर वो हमेशा से मुंबई में था? नहीं, एक मजेदार बात यह है कि इसका पहला हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। अच्छा, जी, आई रियलाइज। जिसे 2 साल बाद 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। यानी 1926 की सिफारिश, 1934 का कानून और फिर 1935 में शुरुआत। अब आरबीआई के मुख्य कामों पर आते हैं। ये करता क्या है? इसे बैंकों का बॉस क्यों कहते हैं? इसके 4 बड़े काम हैं। पहला, ये बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, हाँ हाँ, वैसे ही आरबीआई सभी बैंकों के लिए नियम बनाता है, उन्हें लाइसेंस देता है और जरूरत पड़ने पर सजा भी। ये सारे अधिकार उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से मिलते हैं। ठीक है, यानी ये बैंकों का अनुशासन बनाए रखता है। और दूसरा काम है करेंसी छापना। हम जितने भी नोट देखते हैं, 10, 50, 500, 2000, वो सब आरबीआई ही छापता है, सिवाय 1 रुपए के नोट के। बिल्कुल। हाँ, ये सवाल मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इस पर आरबीआई गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। अच्छा। और आरबीआई जो भी करेंसी जारी करता है उसे लीगल टेंडर या फिएट मनी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि भारत में कोई भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता। वो कानूनी तौर पर मान्य है। मतलब ये सरकार की गारंटी पर चलती है। और तीसरा, वो शायद सबसे जरूरी काम है, देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मतलब बाजार में कितना पैसा रहेगा, ब्याज दरें कितनी होंगी, ये सब आरबीआई तय करता है, ताकि महंगाई काबू में रहे और देश की आर्थिक ग्रोथ भी ना रुके। और चौथा काम, जिसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, सुनने में बड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आखिरी उम्मीद। इसे ऐसे समझिए,
मान लीजिए किसी बैंक की हालत खराब हो जाए और उसे कोई दूसरा बैंक उधार देने को तैयार ना हो। सब जगह से दरवाजे बंद हो जाए। जी, तब आरबीआई आगे आता है और उस बैंक को डूबने से बचाता है। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। वाह, तो आरबीआई एक तरह से इस पूरे खेल का एम्पायर है, जो नियम भी बनाता है और मुश्किल में फंसे खिलाड़ी को बचाता भी है। बिल्कुल। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई बना और ये बैंकों के बैंक के तौर पर काम करता है, जो मौद्रिक नीति और करेंसी प्रिंटिंग को नियंत्रित करता है। चलिए अब जरा मैदान में उतरकर खिलाड़ियों को भी देख लेते हैं। भारत में कितने तरह के बैंक काम कर रहे हैं? मोटे तौर पर देखें तो भारत में 2 तरह के बैंक हैं। पहले हैं कमर्शियल बैंक्स यानी वाणिज्यिक बैंक, जिनका सीधा मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी। एकदम सही। और दूसरे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंक। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों की मदद के लिए बनाए जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर। और ये ज्यादातर छोटे शहरों और गांवों में होते हैं ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो एक का मकसद पैसा कमाना, दूसरे का सेवा करना। अगर हम कमर्शियल बैंकों की बात करें तो उनमें भी सरकारी और प्राइवेट का फर्क है। बिल्कुल। कमर्शियल बैंकों में 2 कैटेगरी हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी हमारे सरकारी बैंक। कितने हैं अभी? आज की तारीख में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और 1 एसबीआई को मिलाकर कुल 12 सरकारी बैंक हैं। और दूसरी तरफ हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जैसे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक। इनमें भी कुछ भारतीय हैं और कुछ विदेशी बैंक्स हैं, जैसे सिटी बैंक या एचएसबीसी, जो भारत में ऑपरेट करते हैं। इन नोट्स में बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन का जिक्र है, जो 1969 और 1980 में हुआ। ये इतना बड़ा कदम क्यों था? सरकार ने प्राइवेट बैंकों को अपने कंट्रोल में क्यों लिया? ये भारत की आर्थिक कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज़ादी के बाद ज़्यादातर बड़े बैंक प्राइवेट थे और उनका फोकस सिर्फ बड़े शहरों और अमीर लोगों पर था। मतलब गांव के किसान या छोटे व्यापारी को लोन मिलना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। सरकार का मानना था कि अगर देश का विकास करना है तो बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाना होगा। इसी सोच को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो राष्ट्रीयकरण इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को हासिल करने का एक जरिया था। एकदम। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों को एक झटके में सरकारी बना दिया। अच्छा। और फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका असर ये हुआ कि पूरे देश में, खासकर गांवों में, बैंकों की ब्रांच खुलने लगी और आम लोगों के खाते खुलने शुरू हुए। तो इस पॉइंट को एग्जाम के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि बैंक 2 तरह के हैं, लाभ वाले वाणिज्यिक और बिना लाभ वाले सहकारी। और 1969 और 1980 में बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बिल्कुल। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। भारत में बैंकिंग का बीज सबसे पहले कब बोया गया? पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक 1770 में खुला था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में? जी। ये कलकत्ता में अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया और बंद हो गया। यानी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ी? इसके बाद आया प्रेसिडेंसी बैंकों का दौर। अंग्रेजों ने अपने 3 बड़े इलाकों यानी प्रेसिडेंसी में 3 बैंक खोले, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। सही। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये उस समय के सबसे पावरफुल बैंक थे। और इन्हीं तीनों बैंकों से आज के एसबीआई की कहानी जुड़ी है ना? बिल्कुल। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। ये उस समय भारत का सबसे बड़ा बैंक था। और फिर जब देश आजाद हुआ तो 1955 में भारत सरकार ने इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम बदलकर हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। तो भारत की कहानी की तरह ही बैंकिंग की कहानी भी गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ी। लेकिन क्या कोई ऐसा बैंक भी था जिसे भारतीयों ने शुरू किया हो? जी, ये एक बहुत जरूरी पड़ाव था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो पहला ऐसा बैंक था जिसमें भारतीय लोगों का पैसा लगा था, मतलब इंडियन ओनरशिप वाला पहला बैंक। ये तो हुई बड़े बैंकों की बात, लेकिन ग्रामीण भारत तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए तो कुछ खास करना पड़ा होगा ना? जरूर। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज बनाए गए। इनका एकमात्र मकसद था ग्रामीण इलाकों पर फोकस करना। जी। और भारत का पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुला, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक।
तो एग्जाम के लिए याद रखने वाला पॉइंट ये है कि भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिलकर एसबीआई बने और पहला आरआरबी 1975 में मुरादाबाद में खुला। एकदम सही। तो आरबीआई हो गया सिस्टम का रेगुलेटर और ये सब हो गए अलग अलग तरह के बैंक। लेकिन इकोनॉमी में सिर्फ यही खिलाड़ी तो नहीं है, कुछ और भी तो बड़ी संस्थाएं हैं। बिल्कुल। बैंकों के अलावा भी कई बड़े रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल संस्थान हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है नाबार्ड का। नाबार्ड, NABARD। इसका नाम तो खेती किसानी के साथ बहुत सुनने को मिलता है। इसका असली काम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा नाम से ही साफ है, इसका फोकस कृषि और ग्रामीण विकास पर है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1982 में बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका काम? नाबार्ड का मेन काम है रूरल एरिया में जो संस्थाएं लोन देती हैं, जैसे ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, उन्हें पैसा देना। अच्छा, मतलब ये सीधे किसानों को लोन नहीं देता? नहीं, ये उन संस्थाओं को रीफाइनेंस करता है, मतलब उन्हें पैसा देता है ताकि वो आगे किसानों को लोन दे सकें। समझ गई। इसके बाद जिक्र है सेबी का। सेबी, ये तो शेयर मार्केट से जुड़ा है। जी, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर बाजार का रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई बैंकों पर नजर रखता है, वैसे ही सेबी स्टॉक मार्केट पर। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इसकी स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन इसे जो कानूनी ताकत मिली वो 1992 में मिली। और इसकी चेयरपर्सन के बारे में खास बात है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसकी मौजूदा चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच हैं, जो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। शानदार। अब अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो उसके हितों की रक्षा कौन करता है? उसके लिए है IRDA, IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये भारत की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है? जी, ये पक्का करता है कि इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों के साथ सही बर्ताव करें और क्लेम सेटलमेंट में कोई बेबड़ी ना हो। तो इस पॉइंट को एग्जाम के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि नाबार्ड कृषि के लिए, सेबी शेयर बाजार के लिए और IRDA बीमा के लिए रेगुलेटर का काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब उन संस्थाओं की बात करते हैं जो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में काम कर रही हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होते हैं? माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रांतिकारी है। ये उन कम आय वाले लोगों या समूहों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाएं देते हैं जिनकी पहुंच बड़े बैंकों तक नहीं होती। जैसे कि लोन, बीमा, बचत। हाँ, ये उन्हें छोटे लोन, बीमा और बचत की सुविधा देते हैं। और इन लोन्स की सबसे खास बात क्या है? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोलैटरल फ्री होते हैं। मतलब इनके लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी सालाना घरेलू आय 3 लाख रुपए तक हो। ये विश्वास पर आधारित लोन होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीबों के पास गिरवी रखने के लिए होता ही क्या है। इस कमाल के आइडिया के पीछे कौन थे? इसके पीछे थे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। उन्हें माइक्रो फाइनेंस का पिता कहा जाता है। अच्छा। उन्होंने 1970 के दशक में ग्रामीण बैंक का मॉडल शुरू किया, जो इतना सफल हुआ कि पूरी दुनिया ने उसे अपनाया। इसी काम के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। भारत में भी सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, मुद्रा योजना। ये क्या है? हाँ, मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और इसका मकसद? इसका मकसद छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देना है, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें या बढ़ा सकें। इसमें 3 तरह के लोन मिलते हैं। वो 3 तरह कौन कौन से हैं? इन्हें याद रखना बहुत आसान है। पहला है शिशु लोन, जो 50,000 रुपए तक का होता है। शिशु मतलब एक छोटा बच्चा। जी। दूसरा है किशोर लोन, जो 50,000 से 5 लाख तक का होता है। और तीसरा है तरुण लोन, जो 5 लाख से 10 लाख तक का होता है। शिशु, किशोर, तरुण, ये एक छोटे बिजनेस की ग्रोथ की स्टेज को दिखाता है। बिल्कुल। तो एग्जाम के लिए इस पॉइंट को ऐसे याद रख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कम आय वालों के लिए गिरवी मुक्त लोन है, जिसके जनक मोहम्मद यूनुस हैं। और मुद्रा योजना के तहत शिशु, किशोर, तरुण 3 तरह के लोन मिलते हैं। अब एक और दिलचस्प कैटेगरी पर आते हैं, NBFCs। ये नाम तो बहुत सुनते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस। पर ये बैंकों से अलग कैसे हैं? NBFC का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बैंक नहीं है, लेकिन काम लगभग वैसा ही करते हैं।
मतलब? ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं और इनका मुख्य काम लोन्स और एडवांस देना है। तो फिर इनमें और बैंकों में मुख्य अंतर क्या हुआ? सबसे बड़ा अंतर यह है कि एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। मतलब आप उनमें सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। अच्छा। दूसरा, बैंकों में आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट की गारंटी सरकार देती है, लेकिन एनबीएफसीज में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इन्हें रेगुलेट तो आरबीआई ही करता है। जी, इनका रेगुलेटर आरबीआई ही है, लेकिन इन्हें एक बड़ी छूट मिली हुई है। वो क्या? इन्हें बैंकों की तरह सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता। सीआरआर और एसएलआर, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, वो रकम है जो बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एक तरह की इमरजेंसी गारंटी। हाँ। और एसएलआर वो हिस्सा है जो उन्हें सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश करना होता है। एनबीएफसीज को इन सख्त पाबंदियों से छूट मिली है। ठीक है, अब आखिर में कुछ और जरूरी संस्थाओं पर एक नजर डालते हैं, जैसे एसआईडीबी और एक्सिम बैंक। जरूर। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में बना और इसका काम भारत के विदेशी व्यापार को फाइनेंस करना है। फिर है एसआईडीबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1990 में बना और इसका खास फोकस छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज को आगे बढ़ाने पर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज? भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में बना था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और दूसरा? दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में बना और आज ट्रेडिंग के मामले में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट ऐसे याद रखा जा सकता है कि एनबीएफसी लोन देती हैं पर डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, और सिडबी छोटे उद्योगों के लिए, एक्सिम बैंक आयात निर्यात के लिए हैं, जबकि बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज है। एकदम परफेक्ट। आखिर में नोट्स में बहुत सारे बैंकों के हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन की एक लिस्ट दी गई है। इसे याद करना तो बड़ा मुश्किल है। पूरी लिस्ट रटना वाकई मुश्किल है, लेकिन हम इसमें कुछ पैटर्न देख सकते हैं। जैसे ज्यादातर बड़े और पुराने बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो देश की आर्थिक राजधानी है। जी। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक सब मुंबई से ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ बड़े नाम मुंबई से बाहर भी तो हैं। बिल्कुल, और यही वो अपवाद हैं जो अक्सर सवाल बन जाते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर उसके नाम के मुताबिक वडोदरा में है, और कैनरा बैंक का बेंगलुरु में। और टैगलाइंस ये भी याद करनी होंगी। टैगलाइंस भी बैंकों की सोच को दिखाती हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा खुद को इंडियाज इंटरनेशनल बैंक कहता है, जो उसकी ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। जी। और एसबीआई की टैगलाइंस तो बहुत जानी पहचानी है, जैसे प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स या द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये उनकी विशाल पहुंच और भरोसे को दर्शाती हैं। तो लिस्ट रटने की बजाय इन नामों के पीछे की कहानी और पैटर्न को समझना ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। तो एग्जाम में याद रखने के लिए प्रमुख बैंकों के मुख्यालय और उनकी टैगलाइन से सीधे सवाल बन सकते हैं, इसलिए इस टेबल को ध्यान से देखना जरूरी है। यहाँ एक शब्द दिख रहा है, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, एनडीटीएल का हिंदी में मतलब है मांग और समय देनदारियां। जी। ये किसी भी बैंक की कुल जमा राशि को समझने का एक तरीका है। ठीक है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डिमांड लायबिलिटी यानी मांग देनदारी। ये वो पैसा है जो बैंक को ग्राहक के मांगने पर तुरंत देना पड़ता है। जी। इसमें बचत खाता और चालू खाता मतलब सेविंग और करंट अकाउंट का पैसा आता है। अच्छा, जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ। और दूसरा है टाइम लायबिलिटी यानी समय देनदारी। ये वो पैसा है जो एक निश्चित समय के बाद ही निकाला जा सकता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। एफडी या और आरडी। और एक वाणिज्यिक बैंक की बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? एक बैंक की बैलेंस शीट में 2 हिस्से होते हैं, देनदारियां जिन्हें लायबिलिटीज कहते हैं और परिसंपत्तियां यानी एसेट्स। जी। देनदारियों में वो सब आता है जो बैंक को दूसरों को चुकाना है। जी। जैसे शेयर कैपिटल मतलब बैंक शुरू करने के लिए लगाया गया पैसा, आरबीआई से लिया गया कर्ज यानी केंद्रीय बैंक से ऋण, और लोगों के जमा पैसे यानी डिमांड और टर्म डिपॉजिट। और परिसंपत्तियों में जिससे बैंक कमाई करता है। हाँ,
परिसंपत्तियों में वो सब आता है जिससे बैंक कमाई करता है, जैसे तिजोरी में रखी नकदी यानी वॉल्ट कैश, जी। जो पैसा आरबीआई के पास रखा है, और सबसे जरूरी वो ऋण या लोन्स जो बैंक ने दूसरों को दिया है, और सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश। समझ गया। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि एनडीटीएल ही बैंक की कुल जमा का आधार है, जिसमें डिमांड और टाइम लायबिलिटी शामिल है, और बैंक की बैलेंस शीट उसकी आर्थिक सेहत को दिखाती है। अब मौद्रिक नीति के उपकरणों पर आते हैं। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, सीआरआर और एसएलआर। इन्हें विस्तार से समझाइए। हाँ, ये दोनों आरक्षित अनुपात हैं। पहला है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। इसका हिंदी नाम है नकद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब है कि ये एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि यानी एनडीटीएल का वो प्रतिशत है जिसे उसे आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। अनिवार्य है। जी हाँ, और खास बात यह है कि इस पर बैंक को कोई लाभ या ब्याज नहीं मिलता है। इसका हिंदी नाम है वैधानिक तरलता अनुपात। ये एनडीटीएल का वो हिस्सा है जो वाणिज्यिक बैंकों को स्वयं अपने पास रखना होता है। मतलब बैंक के अंदर ही? हाँ, अपने पास। और इसका स्वरूप नकद, सोना या जीसेक यानी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। इस पर बैंक को ब्याज मिलता है। तो ये मुख्य अंतर है। और यहाँ एक शब्द है तरलता या लिक्विडिटी। इसका क्या मतलब है? तरलता का मतलब है बैंकिंग प्रणाली में आसानी से उपलब्ध नकदी। मतलब बैंक के पास कितना कैश या ऐसी संपत्ति है जिसे तुरंत कैश में बदला जा सकता है। इससे बैंक अपने अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाने वाला कैश है जिस पर ब्याज नहीं मिलता, जबकि एसएलआर बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है और इस पर ब्याज मिलता है। मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले कौन लेता है? ये मौद्रिक नीति समिति मतलब एमपीसी के बारे में बताइए। हाँ, तो मौद्रिक नीति के फैसले मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी लेती है। इसकी सिफारिश उर्जित पटेल समिति ने की थी। ये याद रखना जरूरी है। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक कार्यकारी अधिकारी। और बाकी 3? और बाकी 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, तो एक तरह का संतुलन है। और ये मौद्रिक नीति काम कैसे करती है? इसका प्रवाह क्या है? इसका प्रवाह समझिए। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई या अपस्फीति यानी मंदी आती है, तो आरबीआई उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का नियंत्रण करता है। और उसे कैसे नियंत्रित करता है? और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह। यहाँ नीति के प्रकार भी दिए गए हैं, कठोर और सरल। इसका क्या अर्थ है? हाँ, नीति के 2 प्रकार होते हैं। पहला है कठोर या हॉकिश मौद्रिक नीति। ये तब अपनाई जाती है जब महंगाई को नियंत्रित करना होता है। इसमें आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है, जिससे बाजार में पैसा कम हो जाता है। बिल्कुल, इससे बाजार में पैसे की कमी होती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। दूसरी है सरल या डविश मौद्रिक नीति। ये तब अपनाई जाती है जब बाजार में विकास को बढ़ावा देना होता है। इसमें आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को घटा देता है। इससे बाजार में पैसा बढ़ता है और ब्याज दरों में कटौती होती है। ठीक है, समझ गया। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार से। और महंगाई को रोकने के लिए हॉकिश नीति और विकास को बढ़ाने के लिए डोविश नीति अपनाई जाती है। अब कुछ प्रमुख दरों की बात करते हैं जो मात्रात्मक उपकरण हैं। सबसे पहले ये बैंक दर क्या है? तो पहला है बैंक दर। ये वो दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण देता है। लंबे समय के लिए? हाँ, और इसमें बैंक को आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी मतलब कोलैटरल नहीं रखना पड़ता। अच्छा। बिना गिरवी के। और रेपो दर इससे कैसे अलग है? रेपो दर ये वो दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए अक्सर ओवरनाइट ही ऋण देता है। इसमें बैंकों को आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती हैं। तो रेपो रेट में गिरवी रखना जरूरी है? जी हाँ। रिवर्स रेपो दर तो इसके नाम से ही उल्टा लग रहा है। बिल्कुल, इसमें उल्टा होता है। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है
तो उस पर जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इसमें प्रवाह आरबीआई से बैंक की ओर होता है। एक और शब्द है सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ। ये क्या है? सीमांत स्थायी सुविधा या एमएसएफ का उद्देश्य है कि आपातकालीन स्थिति में बैंक आरबीआई से एक रात के लिए उधार ले सकें। ये एक तरह की इमरजेंसी खिड़की है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए? हाँ, तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म और बिना गिरवी वाला लोन है, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म और गिरवी वाला लोन है। एमएसएफ सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। एक और महत्वपूर्ण उपकरण है खुला बाजार संचालन या ओएमओ। ये कैसे काम करता है? ओएमओ यानी खुला बाजार संचालन, इसका उद्देश्य भी मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना ही है। इस प्रक्रिया में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। खरीदा और बेचा जाता है? हाँ, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, जिससे बाजार से पैसा आरबीआई के पास आ जाता है, और बाजार में पैसा डालने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिससे पैसा बाजार में चला जाता है। ये तो थे मात्रात्मक उपकरण। हाँ, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण कौन-कौन से हैं? गुणात्मक उपकरण कुछ खास क्षेत्रों को टारगेट करते हैं। इनमें शामिल है पहला, ऋण की राशनिंग, मतलब ये तय करना कि किस क्षेत्र को कितना कर्ज देना है। दूसरा, उपभोक्ता ऋण का विनियमन, जैसे कार या घर खरीदने के लिए मिलने वाले लोन के नियम तय करना। तीसरा, सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। वो क्या होता है? वो लोन के लिए गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति के मूल्य और लोन की राशि के बीच के अंतर को कम या ज्यादा करना। और चौथा है नैतिक उत्तेजना यानी मॉरल सुएशन, मतलब आरबीआई द्वारा बैंकों को बस सलाह या सुझाव देना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं जो शायद सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न आर्किल स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये बहुत बार पूछा जाता है। और भारत का पहला विकास बैंक था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जो 1 जुलाई 1948 को बना। ठीक है। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ओएमओ में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए मौद्रिक समुच्चय का उपयोग होता है। ये M0, M1, M2, M3, M4 क्या है? ये मुद्रा आपूर्ति को मापने के अलग अलग पैमाने हैं। इन्हें तरलता यानी लिक्विडिटी के घटते क्रम में रखा गया है। सबसे पहले है M0, जिसे आरक्षित धन या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसमें वो मुद्रा जो परिचालित की जा रही है, आरबीआई के पास बैंकों की जमा और आरबीआई के पास अन्य जमाएं शामिल हैं। और M1? अब आते हैं M1 पर। इसे संकीर्ण धन या नैरो मनी भी कहते हैं। इसमें जनता के पास मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमाएं शामिल हैं। फिर आता है M2। इसमें M1 के साथ साथ डाकघर के साथ बचत जमा शामिल है। M3 में M1 के साथ बैंक के साथ सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट शामिल है। और M4? और M4 में M3 के साथ साथ डाकघर में पूरा जमा शामिल है। और इनकी तरलता का क्रम क्या है? कौन सबसे ज्यादा तरल है? तरलता का मतलब है कितनी आसानी से मुद्रा को खर्च किया जा सकता है। इसका क्रम है M1 सबसे ज्यादा, फिर M2, फिर M3 और सबसे कम M4। तो M1, M2, M3, M4। सही। यहाँ एक मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर का सूत्र भी है? हाँ, इसका सूत्र है 1/, आरक्षित निधि अनुपात बराबर प्रचलन में मुद्रा बटे रिजर्व मुद्रा। यह दिखाता है कि रिजर्व मुद्रा से कुल कितनी मुद्रा बनती है। अच्छा। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि M1 सबसे तरल संकीर्ण धन है और तरलता का क्रम M1 से M4 की ओर घटता जाता है। अब कुछ आर्थिक सिद्धांतों की बात करते हैं। धन के संचालन का वेग या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है? यह अवधारणा किसी समयावधि के दौरान धन के आदान प्रदान की गति को दर्शाती है। मतलब एक नोट एक निश्चित समय में कितनी बार हाथ बदलता है। और धन का मात्रा सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? इसके प्रतिपादक इरविंग फिशर हैं।
ये सिद्धांत कहता है कि कीमतों का स्तर सीधे पैसे की मात्रा के साथ बदलता रहता है। मतलब अगर बाजार में पैसा बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। इसका एक प्रसिद्ध समीकरण है MV बराबर PT। M मतलब मनी सप्लाई, V है वेग, P है कीमत स्तर और T मतलब सभी लेन देन। ठीक है। अब आते हैं बेसल मानदंड पर। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियम है, मतलब दुनिया भर के बैंकों के लिए बनाए गए नियम। इसका स्थान है बेसल, स्विट्जरलैंड, जहां बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है। और ये बेसल 1, 2, 3 क्या है? बेसल 1 जो 1988 में आया, उसने क्रेडिट जोखिम पर ध्यान दिया और न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR को 8% निर्धारित किया। बेसल 2 में और भी जोखिमों को शामिल किया गया और बेसल 3 जो 2008 के वित्तीय संकट के बाद आया, इसमें CAR को बढ़ाकर 12.9% तक ले जाने की बात हुई, ताकि बैंक और मजबूत हों। जी। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि एविंग फिशर का MVPT समीकरण पैसे की मात्रा और महंगाई का संबंध बताता है और बेसल मानदंड बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जो स्विट्जरलैंड से आते हैं। कुछ और एडवांस्ड बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल, ये क्या होता है? ये एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम रहती हैं और बचत दरें ऊंची रहती हैं, जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। लोग पैसा खर्च करने के बजाय बचाना पसंद करते हैं, भले ही ब्याज न मिल रहा हो। अच्छा, और ये ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि 1 साल से कम होती है, जैसे 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। इसकी विशेषता है कि इन्हें बट्टे दर यानी डिस्काउंट रेट पर सूचीबद्ध किया जाता है। इन पर कोई अलग से ब्याज दर नहीं होती। और इन्हें जारी कौन करता है? इन्हें RBI द्वारा जारी किया जाता है। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका उद्देश्य है NEA यानी फंसे हुए कर्ज की वसूली करना। यह बैंकों के बुरे ऋणों को ले लेता है, उनका प्रबंधन करता है और अंत में पैसे की वसूली करता है। इसके उदाहरण है NARCL और IDRCL। और ये NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता कैसे है? इसकी एक प्रक्रिया है। पहले लोन एक नियमित एसेट होता है। जब किस्तें रुकने लगती हैं तो ये तनावग्रस्त परिसंपत्ति बन जाता है। इसके बाद यह सबस्टैंडर्ड एसेट, फिर डाउटफुल एसेट और अंत में लॉस एसेट बनता है। तो NPA कब कहलाता है? जब किसी लोन की किस्त या ब्याज 90 दिन से ज्यादा देरी से आता है तो वह NPA यानी गैर निष्पादित संपत्ति बन जाता है। 90 दिन का नियम? हाँ, इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि NPA 90 दिन की देरी पर बनता है और इन बुरे लोन से निपटने के लिए बैड बैंक जैसे NARCL बनाए गए हैं। कुछ जरूरी कानूनों के बारे में बात करते हैं। सारफेसी अधिनियम 2002 क्या है? ये कानून भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अदालत के हस्तक्षेप के बिना क्रेडिट डिफॉल्टरों की संपत्ति को बेचने या नीलाम करने की अनुमति देता है। अच्छा, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के। और विलफुल डिफॉल्टर किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से लिए गए कर्ज की राशि को जानबूझकर बैंक को वापस न करना। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता यानी IBC 2016 के बारे में बताइए। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवालिया होने से प्रभावी ढंग से निपटना है। अब विदेशी खाता शब्दावली पर आते हैं। ये एनोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते क्या हैं? ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, पर यह आसान है। एनोस्ट्रो खाता, इसका मतलब है आर अकाउंट इन योर बैंक, मतलब आपकी पुस्तकों पर हमारा खाता है जो हमारे लिए विदेशी मुद्रा में है, जब एक भारतीय बैंक विदेश के बैंक में खाता खोलता है। और वोस्ट्रो? फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का एक पुराना और सख्त कानून था। फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ने फेरा की जगह ली और ये विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को लेकर एक ज्यादा उदार कानून है। ठीक है। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सरफायसी बैंकों को संपत्ति नीलाम करने का अधिकार देता है और विदेशी मुद्रा के लिए अब फेरा की जगह फीमा कानून है। अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय गरीबी पर आते हैं। गरीबी के प्रकार क्या हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार है।
पहली है सापेक्ष गरीबी या जीवन स्तर के न्यूनतम मानक का अभाव है, ये तुलनात्मक होती है। और दूसरी है निरपेक्ष गरीबी। इसमें व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी जीवन की आवश्यकताओं का अभाव होता है। भारत में गरीबी का आकलन करने वाली प्रमुख समितियां कौन सी रही हैं? स्वतंत्रता से पहले दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले गरीबी का आकलन किया था। और स्वतंत्रता के बाद? स्वतंत्रता के बाद कई समितियां बनी, जैसे दांडेकर एवं रथ समिति, फिर अलग समिति जिसने पोषण के आधार पर गरीबी रेखा तय की। लकड़ावाला समिति ने CPI-IW और CPI-AL के आधार पर गरीबी रेखा तय की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी सुरेश तेंदुलकर समिति। उन्होंने क्या खास किया? उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मूलभूत आवश्यकताओं में गिना। उन्होंने ग्रामीण के लिए 816 रुपए प्रति माह और शहरी के लिए 1000 रुपए प्रति माह का पैमाना दिया। उसके बाद रंगराजन समिति भी आई। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले आकलन किया और तेंदुलकर समिति ने स्वास्थ्य और शिक्षा को भी गरीबी के आकलन में शामिल किया। हमारी चर्चा के अंतिम विषय हैं भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इसकी परिभाषा है देश के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं। इसके दो मुख्य खाते हैं। पहला है चालू खाता या करंट अकाउंट। इसमें सामान, सेवाएं और प्रेषण यानी बाहर से भेजा गया पैसा शामिल होता है। दूसरा है पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट। इसमें निवेश जैसे FDI, FII और उधार शामिल होता है। और ये CAD और जुड़वा घाटा क्या है? CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। यह तब होता है जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से ज्यादा हो, और जुड़वा घाटा या ट्विन डेफिसिट तब होता है जब अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों एक साथ होते हैं। और अंत में विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या-क्या शामिल होता है? इसमें 4 चीजें शामिल हैं। पहली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व्स, तीसरा विशेष आहरण अधिकार या SDR और चौथा आरक्षित किश्त स्थिति। अच्छा, इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भुगतान संतुलन देश के आयात निर्यात का लेखा जोखा है और विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी करेंसी के साथ साथ सोना भी एक बड़ा हिस्सा होता है। सबसे पहले शीर्षक ही है भारत में पंचवर्षीय योजना। तो ये जो विचार था ये पंचवर्षीय योजना का, ये आया कहाँ से? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। नोट्स में साफ लिखा है USSR से लिया गया। जी, 1928 में जोसेफ स्टालिन ने इसे शुरू किया था और भारत ने आज़ादी के बाद विकास के लिए इसी मॉडल को अपनाया। तो इन योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए एक संस्था भी बनी होगी? बिल्कुल, योजना आयोग या जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, उसका गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। हाँ, तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट ऐसे याद रखा जा सकता है कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और इसका विचार USSR से लिया गया था। ठीक है, तो अब आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना पर। इसका समय था 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक और उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जैसा नोट्स में लिखा है, इस योजना का मुख्य फोकस था कृषि पर विशेष ध्यान। बिल्कुल, सोचिए देश अभी-अभी आजाद हुआ था, अनाज की भारी कमी थी, तो सबसे पहली जरूरत तो पेट भरने की थी। और खेती के लिए पानी सबसे जरूरी है, तो क्या इसीलिए इसी योजना के तहत बड़े-बड़े बांधों की स्थापना की गई, जैसे भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध। जी, ये दोनों मुख्य थे। अच्छा, ये योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल क्या है, आसान शब्दों में? ये मॉडल कहता है कि अर्थव्यवस्था में आप जितना ज्यादा निवेश करेंगे, विकास दर उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। एक तरह से निवेश और विकास का सीधा संबंध। और नतीजे कैसे रहे इसका? नतीजे बहुत अच्छे थे। लक्ष्य यानी टारगेट रखा गया था 2.1% विकास दर का और हमें मिली 3.6%। अरे वाह, मतलब ये योजना सफल मानी गई। हाँ, तो एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है। पहली योजना कृषि, बांध, हैरोल्ड डोमर मॉडल और सफल। ठीक है, इसके बाद आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हाँ,
ये 1956 से 1961 तक चली। जी, और इस समय भी प्रधानमंत्री नेहरू ही थे। लेकिन इस बार फोकस बदल गया। अब जोर था भारी उद्योगों की स्थापना पर। हाँ, लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण। एक बड़ा शिफ्ट था ये, कृषि से सीधे उद्योगों पर। और इसी समय दूसरी औद्योगिक नीति मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 भी आई। जी, और इस योजना के तहत 3 बहुत बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। हाँ, ये बहुत पूछे जाते हैं। राउरकेला उड़ीसा में, जो जर्मनी की मदद से बना। फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये यूके की मदद से। और तीसरा भिलाई जो अब छत्तीसगढ़ में है। और वो यूएसएसआर की मदद से बना। अच्छा, इस योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। हाँ, प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक बहुत प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे। और उन्हीं के जन्मदिन 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल। तो इस योजना का लक्ष्य था 4.5% और प्राप्ति हुई 4.5%। मतलब लगभग लक्ष्य के करीब। जी, तो परीक्षा के लिए दूसरी योजना का मतलब महालनोबिस मॉडल और भारी उद्योग, ये 2 बातें सबसे जरूरी हैं। चलिए अब तीसरी योजना पर आते हैं। 1961 से 1966 प्रधानमंत्री नेहरू ही थे। जी, और इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाना। लेकिन ये योजना सफल नहीं रही। सफल नहीं रही, बल्कि बहुत बुरी तरह असफल रही। इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे। हाँ, जैसे 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ। और फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इन 2 युद्धों ने हमारे संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। उस समय देश में अनाज की भी बहुत कमी हो गई थी, है ना? हाँ, इतनी कमी कि हमें PL 480 स्कीम के तहत USA से अनाज आयात करना पड़ा था। और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी दौरान हुई, लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। इन सब कारणों से जहां उद्देश्य 5.6% विकास दर का था, वहीं मिली सिर्फ 2.8%। इसीलिए इसे एक बड़ी असफलता माना जाता है। लेकिन इस असफलता के बीच भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी। जी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI 14 जनवरी 1965 को बना। CACP भी 1 जनवरी 1965 को। और IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1965 को। UTI भी 1963 में बना था। हाँ, तो एग्जाम के लिए याद रखना है कि तीसरी योजना 2 युद्धों के कारण असफल रही, लेकिन FCI और IDBI जैसे महत्वपूर्ण संस्थान इसी दौरान बने। तीसरी योजना की असफलता के बाद सरकार ने एक ब्रेक लिया। जी, 1966 से 1969 तक 3 साल का योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे रहा। इस दौरान पंचवर्षीय योजनाओं की जगह 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। हाँ, और इनमें मुख्य रूप से नई कृषि योजना पर ही ध्यान दिया गया। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि योजना अवकाश का कारण क्या था? और जवाब होगा तीसरी योजना की विफलता 1966 से 1969 तक। ठीक है। इस ब्रेक के बाद 1969 से 1974 तक आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जी, और इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। इस योजना में पहली बार परिवार योजना यानी फैमिली प्लानिंग को भी प्रमुखता दी गई। हाँ, ये एक नई बात थी और एक बहुत बड़ी घटना भी हुई। 1971 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बिल्कुल, ये 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय हुआ था। और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी इसी योजना के दौरान किया। हाँ, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, इसका मॉडल था रुद्र एलन मॉडल या गॉडगिल सूत्र। जी, लेकिन इतनी सारी बड़ी घटनाओं के बावजूद ये योजना भी असफल रही। लक्ष्य 5.7% था, लेकिन प्राप्ति सिर्फ 3.3% हुई। मतलब ये भी एक बड़ी असफलता थी। हाँ, तो चौथी योजना से याद रखने वाली बातें हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहला परमाणु परीक्षण और इसकी असफलता। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की, 1974 से 1978 तक। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थीं और ये योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का सबसे प्रसिद्ध नारा था गरीबी उन्मूलन। बिल्कुल, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, ये नारा बहुत चला था। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू हुए। जी, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। और ये योजना सफल रही। हाँ, ये सफल रही। लक्ष्य 4.4% था और प्राप्ति 4.8% हुई। लेकिन इसमें एक और खास बात है, ये 4 साल ही चली। बिल्कुल,
1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं योजना में था और ये एकमात्र योजना थी जो 4 साल चली। जी 1978 में जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजना को हटाकर 1978 से 80 के लिए एक नई चीज शुरू की, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। हाँ, इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था? इसका प्रतिपादन गन्नार मिडल ने किया था, लेकिन भारत में इसे लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को जाता है। तो एग्जाम के लिए रोलिंग प्लान मतलब जनता सरकार 1978-80। बिल्कुल। फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई जो 1985 तक चली। जी, और इस योजना में फिर से गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। साथ ही आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण भी इसके लक्ष्य थे। और ये योजना काफी सफल रही। लक्ष्य था 5.2% का और प्राप्ति हुई 5.7%। इसी योजना के दौरान एक बहुत बड़ी संस्था बनी है ना? हाँ, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। भूमिहीन मजदूर गारंटी योजना जैसे कार्यक्रम भी शुरू हुए। जी, तो छठी योजना के लिए गरीबी निवारण पर जोर और नाबार्ड की स्थापना, ये 2 बातें याद रखनी है। अब है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। बिल्कुल। इसका लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता व रोजगार अवसरों में वृद्धि पर विशेष ध्यान। इसी दौरान जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। हाँ, और ये योजना भी अधिक सफल रही। लक्ष्य 5% था और प्राप्ति हुई 6%। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या था? ये शब्द प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। 1960 से 1980 के बीच भारत की जो धीमी आर्थिक वृद्धि थी, लगभग 3.5% के आसपास, उसी को उन्होंने ये नाम दिया था। तो 7वीं योजना की सफलता ने इस धीमी गति को तोड़ा। बिल्कुल। तो 7वीं योजना मतलब रोजगार, खाद्यान्न और सफलता। 1990 में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया। जी। और इस वजह से 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। तो 1990 से 1992 तक फिर से 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। और ये भारत के लिए एक बहुत मुश्किल समय था। बहुत ज्यादा। 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हमें मदद के लिए IMF के पास जाना पड़ा। और इसी संकट से निकले 1991-92 के LPG सुधार। L लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, जी। P प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और G ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो हम कह सकते हैं कि 1990-92 के दौरान भारत में आर्थिक सुधारों की नींव रखी गई। बिल्कुल। अब बाकी योजनाओं को जल्दी से देख लेते हैं। 8वीं योजना 1992-97 PV नरसिम्हा राव के समय में। इसमें आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया गया, लाइसेंस राज खत्म किया गया और ये अधिकतम सफल योजना थी। 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की वृद्धि दर। फिर 9वीं योजना 1997-2002 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। जी, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। लक्ष्य 6.5% था, प्राप्ति 5.4% हुई। 10वीं योजना 2002 से 7 अटल जी और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में चली। इसका लक्ष्य 8% था और राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसी में शुरू हुआ। प्राप्ति 7.6% रही। 11वीं योजना 2007 से 12 मनमोहन सिंह के समय में। इसका नारा था तीव्र गति और समावेशी ढंग से निरंतर विकास। लक्ष्य 9% था, बहुत एम्बिशियस, और प्राप्ति 8% हुई। और फिर आए 12वीं योजना 2012 से 17 जो भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। जी, मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई। इसका लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, मतलब फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि 8वीं योजना आर्थिक सुधारों के बाद सबसे सफल रही और 12वीं योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। बिल्कुल। 2014 में नई सरकार आने के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। हाँ, और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। जी। तो परीक्षा के लिए नीति आयोग की स्थापना की तारीख 1 जनवरी 2015, ये याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर आते हैं,
औद्योगिक नीति संकल्प, पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। जिसे उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश किया था। हाँ, और इसमें परमाणु ऊर्जा और रेलवे जैसे कुछ क्षेत्रों पर सरकार का एकाधिकार रखा गया और यहीं से लाइसेंस राज की शुरुआत हुई। फिर आई दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, जिसे भारत का आर्थिक संविधान भी माना जाता है। जी, क्योंकि इसने उद्योगों को 3 सूचियों में बांटा था। सूची ए, जिसमें 17 उद्योग थे, ये पूरी तरह सरकारी क्षेत्र के लिए थे। सूची बी में 12 उद्योग थे जो सरकारी और निजी दोनों के लिए थे। और सूची सी में बाकी सभी उद्योग केवल निजी सेक्टर के लिए थे। बिल्कुल। इसके बाद 1977 और 1980 में भी नीतियां आईं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1991 की नई औद्योगिक नीति में। हाँ, जो LPG सुधारों का ही एक हिस्सा थी। इसमें FDI मतलब विदेशी निवेश की सीमा में बढ़ोतरी की गई, सरकारी क्षेत्रों में विनिवेश शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात, लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया गया। जी, तो एग्जाम के लिए 1956 की नीति ने उद्योगों का वर्गीकरण किया और 1991 की नीति ने लाइसेंस राज को खत्म करके अर्थव्यवस्था को खोला। ये 2 पॉइंट सबसे जरूरी हैं। तो आज हमने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और औद्योगिक नीतियों का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया। ये सभी पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, हर योजना का कार्यकाल, उस समय के प्रधानमंत्री, मुख्य उद्देश्य, मॉडल और परिणाम, ये सब याद रखना जरूरी है। तो इन सब को समझने के बाद एक सवाल सोचने के लिए ये है, भारत के आर्थिक विकास की इस यात्रा में इन योजनाओं और नीतियों ने जो नींव रखी, आज की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या और कितना प्रभाव दिखता है? बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।